वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ पलासी के बारे में। हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने षड्यंत्र रच के सिराजुद्दौला को पलासी की लड़ाई में हराया था और उनके ही कमांडर मीर जाफर को उनके खिलाफ कर दिया था, जिसके कारण कि काफी कड़ी शिकस्त जो है सिराजुद्दौला को मिली थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और बंगाल पर जो है राज्य स्थापित हो जाता है। किसका? तो ब्रिटिशर्स का। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ बक्सर जो है ये काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत के इतिहास का। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, संपूर्ण भारत पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी जो रूलिंग पावर होती है वो अंग्रेजों की हो जाती है, वो ब्रिटेन के लोगों की हो जाती है। और इसके बाद जो है भारत के नवाब जो जितने भी थे, उनका जो वर्चस्व होता है, उनकी जो वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है और मेन पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के पास आ जाती है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, और इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आई बटन में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे पुराने वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानने से पहले हम कुछ पुरानी बातों को रिकॉल कर लेते हैं, या बैकग्राउंड को एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ यूरोप से आए थे यूरोपियन समुंदर के रास्ते। भारत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए क्यों बन गया था, क्योंकि अगर भारत पर जिसका भी शासन होता है, आए तो थे पुर्तगाली आए थे, इंग्लैंड के लोग आए थे, फ्रेंच आए थे, नीदरलैंड वासी आए थे, डेनिस भी आए थे, लेकिन इनमें क्या है, इनमें आपस में युद्ध क्यों शुरू हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो है अगर यहाँ पर कोई अपना सेंटर बना लेता तो यहाँ से उसको जो है आसानी होती वेस्ट के देशों में जाने के लिए। इधर रसिया जिधर आज है उस तरफ एशिया में जाने के लिए, यहाँ से सी रूट से वो लोग साउथ अफ्रीका भी जा सकते थे, साउथ अमेरिका भी जा सकते थे। और मेन मुद्दा तो जो है, भारत में जो रॉ मटेरियल्स का अपार संसाधनों का जो भंडार है उसको काफी अच्छे तरीके से वो लोग यूटिलाइज कर सकते थे। देखिए, 17वीं सदी में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। यूरोप के देशों में कई इंडस्ट्रियों की सेटअप हो चुकी थी, फैक्ट्रियां बन गई थी, जिनके कारण उनको चाहिए था रॉ मटेरियल मटेरियल। और भारत में गंगा दोआब वाला क्षेत्र, हमारा बिहार, छत्तीसगढ़ जो है गंगा के नदी के किनारे और अन्य नदियों के किनारे, इसके जो लैंड्स थे काफ़ी फर्टाइल थे। और भारत में जो है आयरन ओर वगैरह हो गए, कांसा तांबा, इनका भी काफ़ी है, खनिज लवण काफ़ी मिलते हैं, जो आसानी से ब्रिटिशर्स यहाँ से उठाते और अपने देश में जाते, कम दामों में लेके वहाँ उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में बदलते और ज़्यादा दामों में एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो देखिए, जो मेन बातें थी भारत में आक्रमण की, वो क्या कहते, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था ट्रेड। ट्रेड के कारण ही सभी यूरोपियंस जो एडवेंस हुए हैं भारत में, वो ट्रेड को ही लेकर हुए हैं। क्योंकि शुरुआत में कभी भी किसी का भी जो मकसद है, जितने भी यूरोप वासी आए थे उनका मकसद ये नहीं था कि वो भारत पर रूल करना चाहते थे। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि रूल करना उनको ज़्यादा आसान पड़ा यहाँ पर परमिशन लेके ट्रेड करने से। तो ट्रेड सबसे बड़ा कारण। और ट्रेड में भी क्या, तो सबसे बड़ी बात जो थी, जो हमने देखा, अगर यहाँ सेंटर बने तो यहाँ से वेस्ट में जाना उनके लिए आसान था। बंगाल की खाड़ी, महाराष्ट्र, गुजरात, सब में पोर्ट, बंदरगाह, तीन तरफ से भारत जो है घिरा हुआ है पानी से, काफ़ी आसानी से जो है वो लोग वेस्ट में अपना ट्रेड कर सकते थे। और ट्रेड में भी करते तो किसका करते, तो स्पाइसेस, भारत के मसाले। वास्को डिगामा जो है केवल मसालों ही लेने के लिए पुर्तगाल से भारत आ गया था जहाज लेकर। क्यों आ गया था, तो यहाँ के जो मसाले हैं इनकी डिमांड काफ़ी थी। जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आता है और यहाँ से जो सामान लेकर वो जाता है, लगभग 60 से 70 गुना ज़्यादा दामों में बिकते हैं उसकी कंट्री में। तो मसाले ऐसी फेमस, खाने का स्वाद भी उससे बदल जाता था। यूरोप के देशों में मसाले मिलते नहीं थे, तो मसाले हो गए। और दूसरी जो चीज़ थी, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत का जो रेशम है, सिल्क जो था भारत का, वो विश्व प्रसिद्ध। इसके लिए जो है लोग काफ़ी भारी कीमतें देने को तैयार होते थे और काफ़ी महंगा बिकता था ये बाहर के देशों में। तो ये दोनों जो चीज़ें थी, ये इसके कारण जो है यहाँ के ट्रेड पर नज़र पड़ी विदेशियों की। देखिए, लगभग 17वीं सदी के समय में 1/3 एक्सपोर्ट जो होता था, पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 1/3 जो भाग है वो केवल अकेले भारत करता था। और पूरे दुनिया की जो जीडीपी थी उसका लगभग 70-80% जो है, उतना कंट्रीब्यूशन केवल अकेले भारत का था। काफ़ी अमीर हुआ करते थे हम लोग उस वक्त, लेकिन आज बात बदल गई है, वो खैर अलग टॉपिक है। इसके बाद जो है वेल्थ,
वेल्थ क्रिएशन भी थी इनकी बड़ी मंशा, या इनका टारगेट जो था वेल्थ क्रिएशन। पहले क्या होता था, ये लोग यहाँ से सामान बेचते थे, अपने देश से सोने चांदी में उसका पेमेंट किया करते थे, प्राइस दिया करते थे, जिससे कि है काफ़ी बड़ा अमाउंट इनको देना पड़ता था। तो इनका जो मकसद तब होता कि यहीं से वेल्थ जनरेट करो और यहीं पर सामान बेचो, जिसको कि है ड्रेन वेल्थ थ्योरी के नाम से जाना गया, जो कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है या बताया है। किसको बताया, तो ड्रेन वेल्थ थ्योरी में। ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इन सब से जो है भारत में नुकसान क्या हुआ, तो भारत में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था डिक्लाइनेशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब इसका क्या मतलब है, तो मतलब ये है कि जब यूरोपीय देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी प्रारंभ हो गई थी, तो वो लोग यहाँ से जो लेके जाते थे रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है वो सस्ते दामों में लेके जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड बेचते थे, जो कि भारत में बने सामानों से कम कीमतों पे दिया जाता था, जिसके कारण कि यहाँ के लोगों जो भी हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए थे, मूर्तिकार थे, फिर जो कपड़े बनाया करते थे, इनका जो है बिजनेस ठप हो गया, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लगभग अपने पतन के कगार पर पहुंच गई थी। देखिए, जो लड़ाई हुई थी बक्सर की, उसका कारण जो था, तो सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है औरंगजेब के शासनकाल में। अब औरंगजेब का एक गवर्नर हुआ करता था मुर्शीद अली खान, सॉरी मुर्शीद अली खान नहीं, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान जो है ये गवर्नर था औरंगजेब का। और औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो जाती है, तो ये देखता है कि कोई भी मुगल शासक जो है वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है औरंगजेब के तरह। तो इसका जो है इसकी हिम्मत बढ़ जाती है शासन करने के लिए, और ये बंगाल और साउथ के कुछ इलाकों को जो है इंडिपेंडेंट करने में या स्वतंत्र कराने में सक्षम हो जाता है, कामयाब हो जाता है। किससे, तो मुगल साम्राज्य से। और उसके बाद खुद को घोषित कर देता है बंगाल का नवाब, और अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करता है, तो मुर्शिदाबाद को बनाता है अपनी राजधानी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उसकी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद थी। तो ये मुर्शिदाबाद जो है ये सबसे पहले बनाई गई थी मुर्शीद कुली खान के द्वारा राजधानी, और उसी के नाम पर मुर्शिदाबाद नाम भी पड़ा है, उसने ही बसाया था शहर को। अब उसके बाद क्या होता है, 1756 ईस्वी में गरम खून का नौजवान लड़का, मुर्शीद कुली खान का सक्सेसर, उत्तराधिकारी, और अली वर्दी खान का पोता सिराजुद्दौला बनता है बंगाल का नवाब। लड़का जवान रहता है, दिमाग तेज रहता है, ये पहले ही भाप गया था कि अंग्रेज जो है इनको बना रहे हैं बुद्धू, इनको देते हैं तोहफे वगैरह चॉकलेट के जैसे थमा देते हैं, और काफ़ी बड़ा जो एक हिस्सा हुआ करता था इनके यहाँ रॉ मटेरियल्स का, अन्य चीज़ों का, वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, प्लस सोना चांदी भी ले जा रहे हैं, और टैक्स भी दिया कर रहे हैं कम, क्योंकि अली वर्दी खान ने दस्तक जारी कर दिए थे अंग्रेजों के पास, को दे दिए थे दस्तक पास, जिसमें वो लो टैक्स पे और कई बार तो टैक्स फ्री भी ट्रेड किया करते थे भारत में। फोर्टिफिकेशन भी करने लगे थे अंग्रेज, जो सिराजुद्दौला को काफ़ी चुभती थी, क्योंकि फोर्टिफिकेशन करने का सीधा मतलब था कि वो अपने आप को एम्पावर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सबसे परेशान होकर 1757 ईस्वी में छेड़ दिया जाता है पलासी की लड़ाई। काफ़ी बुरी तरीके से हालत खराब कर दी थी अंग्रेजों ने, किसकी, तो सिराजुद्दौला की। बेचारे बीच युद्ध भूमि से भाग खड़े होते हैं जान बचाकर, लेकिन मीरान द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। मीरान कौन था, तो मीर जाफर का बेटा था, और हत्या कर दी जाती है मीरान द्वारा, किसकी, तो सिराजुद्दौला की। इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि मीर जाफर को बना देते हैं अंग्रेज बंगाल का नवाब। मीर जाफर जो है कहने को नवाब था, लेकिन अंग्रेजों की कठपुतली बनकर बैठता है बंगाल की गद्दी पर। अब देखिए, मीर जाफर का जो शासनकाल है, जितने दिन वो नवाब रहा, वो है दो पार्ट में हुआ था उसका शासनकाल। सबसे पहले तो जो है वो सत्ता पर बैठता है 1757 ईस्वी में, और 1760 ईस्वी तक वो बना रहता है बंगाल का नवाब। अब इस बीच क्या होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को बनाया था बंगाल का नवाब, तो अंग्रेज उसको समझते नहीं थे, कुछ वैल्यू नहीं देते थे, भाव नहीं देते थे। वो एक तरीके से इनकी कठपुतली बनकर बैठा हुआ था बंगाल की गद्दी पर, जिसको केवल इसलिए गद्दी पर बैठाया गया था ताकि जनता जो है, कॉमन मैन, कॉमन पीपल, जो बंगाल की जनता थी भोली भाली, वो देखे तो उसको लगे कि हाँ भाई, इन्होंने हमारे ही आदमी को नवाब बनाया है, ये हम पर हुकूमत करने नहीं है बल्कि ट्रेड करने आए हैं। तो ये मकसद थी मीर जाफर को नवाब बनाने के पीछे। तो मीर जाफर तो था नवाब, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं था। अंग्रेज मनमाने ढंग से ट्रेड करते थे, कुछ भी बोलता तो मना कर देते थे, डरा धमका के चुप करा देते थे। तो इससे बेचारा शरीफ आदमी, छोटा मोटा आदमी था मीर जाफर, हो जाता है पूरी तरीके से परेशान, उसकी खोपड़ी जाती है सटक। अब
लेकिन खुद तो लड़ सकता नहीं था। पलासी की लड़ाई में हालत देख ली थी उसने, सिराजुद्दौला कैसे हारा था। तो अब क्या करे, कैसे लड़े। तो उसमें क्या करता है वो, तरकीब बिड़ाता है और जाता है डचों के पास। डचों ने भी जो है अपना सेंटर स्टार्टिंग में बंगाल में ही बनाया था, और बंगाल में किस जगह पर बनाया था अपना सेंटर डचों ने, ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री के पहले लेक्चर में बताया है। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट में आंसर बताइए कि बंगाल में किस जगह पर डचों का हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो डच का हेडक्वार्टर भी था बंगाल में। अब उनके पास जाता है मीर जाफर, उनको बोलता है कि भाई चलो ये लोग को हराते हैं, ज़्यादा ये लोग तेज बन रहे हैं, इसके बाद जो है इनका जो किला वगैरह है फोर्टिफिकेशन किए वो तुम ले लेना, और टैक्स में भी छूट मिलेगी, और फ्री ट्रेड करने के लिए भी कई चीज़ों में हम लोग तुमको सहायता करेंगे या परमिशन दे देंगे। तो ये बात क्या होती है मीर जाफर और डचों के बीच में। डच वाले आते हैं पूरी ताकत से ब्रिटिशर्स को हराने, और ब्रिटिशर्स को हराने के क्रम में 1759 ईस्वी में होती है लड़ाई डचों और ब्रिटिशर्स के बीच में। कहाँ पर, तो बेदरा में। और बुरी तरीके से डच जो है हारते हैं, ब्रिटिशर्स की एक बड़ी जीत होती है बेदरा की लड़ाई में। और डच इतने खतरनाक तरीके से हरा दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि वो लोग डर से अपने जो सारा फैक्ट्री वगैरह जितने थे यहाँ भारत में सामान उनके थे, सब बेच बाच कर ब्रिटिशर्स को और छोड़ के भाग जाते हैं अपने देश वापस। कहाँ, तो नीदरलैंड। अब इसके बाद क्या, ब्रिटिशर्स को तो पता चल गया कि भाई मीर जाफर जो ज़्यादा हीरो बन रहा है, इसके पैर निकल गए हैं, दूसरों के पास जाके कंप्लेन कर रहा है, घर की बात जो है पड़ोसी को जाके बता देता है, वो लोग झगड़ा करने आ जाते हैं। तो क्या करते हैं अंग्रेज, जाफर को उठाते हैं और भगा देते हैं कि भाई तुम भागो, नहीं तो तुम्हारा भी ये हालत होगा बहुत बुरा। तो मीर जाफर जो है बंगाल की गद्दी से हटा दिए जाते हैं और बना दिया जाता है नवाब किसको, तो मीर कासिम। अब ये मीर कासिम कौन था, तो ये मीर जाफर का ही सन इन लॉ था, जिसको बना दिया गया बंगाल का नवाब। देखिए मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 1763 की ईस्वी तक चला था। मीर कासिम जो है ये मीर जाफर की तरह नहीं था, काफी होशियार था, दिमाग का काफी तेज था, चालाक था, पॉलिटिक्स का दमदार खिलाड़ी था। कौन, तो मीर कासिम। मीर कासिम पहले से देखते आया था कि अंग्रेज जो है किसी के सगे नहीं है, इसको बना तो दिया है नवाब, लेकिन ये केवल एक दिखाने का चेहरा है कि भाई हमने भारत के ही इंसान को बनाया हुआ है नवाब, और चलनी इसकी कुछ है नहीं, चलेगी केवल ब्रिटिशर्स की ही, ये सब ये जानता था। तो शुरुआत से ही ये धीरे धीरे जो है स्ट्रेटजी लगाते रहता था कि कैसे ब्रिटिशर्स को हराया जाए। इसने जो है शुरू में ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए जमींदारी प्रथा की शुरुआत कर दी थी। इसमें बरदवा, मिदनापुर जो कि बंगाल में आज मेदिनीपुर के नाम से जाना जाता है, और चिटागोंग पर जो है ब्रिटिशर्स को जमींदारी दे दी थी। और साथ ही साथ 19 लाख रुपए दिया करता था ब्रिटिशर्स को सालाना। क्यों, तो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। फिर क्या करता है ये, इधर तो ब्रिटिशर्स को खुश कर दिया कि हाँ भाई तुम्हारे लिए हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद अंदर ही अंदर क्या करता है, अपनी स्ट्रेटजी भी चलाता रहता है। कैपिटल, राजधानी को मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर देता है। कहाँ पर, तो मुंगेर में, क्योंकि मुर्शिदाबाद ज़्यादा सामने था, बंगाल में था, तो ब्रिटिशर्स की नज़र रहती थी मुर्शिदाबाद पर होने वाले सभी काम में। और मुंगेर जो है बिहार में, वहाँ से थोड़ा दूर था, तो यहाँ पर क्या है, इसको अपनी प्लानिंग करने की के लिए सही समय मिल जाता था। अब मुंगेर में शुरुआत करता है किसकी, तो गन पाउडर और राइफल बनाने की फैक्ट्री की। आज भी जो है मुंगेर में कारखाना है, बंदूक फैक्ट्री है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। तो गन पाउडर पाउडर की फैक्ट्री और राइफल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंगेर में स्थापना कराई गई थी। इसी के द्वारा, किसके द्वारा, तो मीर कासिम के द्वारा। और जब मीर कासिम थोड़ी ज़्यादा अपनी शक्ति एकत्रित कर लेता है, जब उसको लगता है कि ब्रिटिशर्स को हरा सकता है, तब ब्रिटिशर्स पे ये कसना शुरू करता है शिकंजा। सबसे पहले एबॉलिश करता है दस्तक पास को, और जितने भी पहले दिए गए थे उसको ही बंद कर देता है। ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, दस्तक पास लेते थे अपने लिए, लेकिन उसको बांट देते थे दूसरे लोगों में। डचों को दे दिया, नीदरलैंड को दे दिया, और उनसे जो है भाड़ा वसूलते थे दस्तक पास का। तो मीर कासिम को पता था, सीधा जाता है, बोलता है क्लाइव को कि भाई दस्तक पास उस्तक पास जो है तुमको दिया, तुमने काफी इसका मिसयूज किया, अब ये वापस करो, आज से अवैध। जैसे मोदी जी आके बोलते हैं कि आज रात को कहा था उन्होंने नोटबंदी के समय में 12 बजे के बाद से 1000 के नोट अवैध, वैसे ही ये भी गया कहाँ, तो ब्रिटिशर्स के पास, और जाके बोल दिया सीधा कि रात को 12 बजे के बाद से सारे दस्तक पास जो है वो अवैध बंद कर दिए जाएंगे। ब्रिटिशर्स की हो जाती है इसमें हालत खराब। सोचते हैं कि पहले तो दस्तक पास बेचकर काफी पैसा मिलता था हमको, अब क्या करेंगे। तो पहला कारण हो गया दस्तक पास को कैंसिल करना। और इसके अलावा मीर कासिम ने किए थे अटैक कई ब्रिटिशर्स के किलों पर, और
जिसके कारण ब्रिटिशर्स जो है काफ़ी क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। उनको लगा कि भाई छोटा बच्चा है लेकिन अपने हाथ से निकल रहा है, इसको तो समझाना पड़ेगा। तो यही सारी जो आक्रोश, जो गुस्सा था ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के मन में एक दूसरे के बारे में, यही जो है बदल जाता है किसमें, तो बैटल ऑफ बक्सर का रूप ले लेता है आने वाले टाइम में। अब बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि बक्सर जो है एक छोटा सा फोर्टिफाइड टाउन था, मतलब किले उले बने हुए थे। कहाँ पर, तो बिहार में, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ काफी छोटा गांव था, वहीं पर ये इस लड़ाई को लड़ी गई थी। अब देखिए रीजन क्या थे बैटल ऑफ बक्सर के। तो सबसे पहला रीजन जो हमने पढ़ लिया वो थे कि दस्तक जो पासेस थे उसको लिमिटेड कर दिया कासिम ने, और धीरे धीरे जो है उसको बंद करने लगा था, जिसके कारण जो है ब्रिटिशर्स काफी गुस्सा हो गए थे। पहले टैक्स फ्री करते थे ट्रेड, अब जो है टैक्स देना पड़ रहा, और वो भी जो है काफी हैवी टैक्स उनसे लिया जाता था। कासिम उनके ऊपर जो है काफी हैवी टैक्स इम्पोज करता था। ये पहली कारण, पहला रीजन जो था। इसके बाद दूसरा था कि कासिम ने जो है पटना में जो किला था ब्रिटिशर्स का, उस पर कर दिया था हमला। कब किया था, तो 1763 ईस्वी में किया था। और वहाँ जितने भी ब्रिटिशर्स के अधिकारी थे, सैनिक वगैरह थे, उन सबको मरवा दिया था। और साथ ही साथ रेसिडेंट में, मतलब किले में रहने वाले जितने सिविल स्टाफ जो थे, उनकी भी हत्या करवा दी गई थी कासिम के द्वारा। जिसके बाद जो है ब्रिटिशर्स आग बबूला हो गए, खौल गया उनका खून, और हो जाती है फाइनली 1764 की ईस्वी में बक्सर की लड़ाई। अब बक्सर की लड़ाई में देखिए क्या हुआ था, कौन कौन लड़े थे। तो सबसे पहले तो मीर कासिम जो है जानता था अकेले हम लोग लड़ सकते नहीं, तो ये जाता सुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे। अवध कौन, तो आजकल का उत्तर प्रदेश, उसको कहा जाता था अवध। सुजाउद्दौला के बारे में याद रखिएगा, ये सुजाउद्दौला, और बंगाल का नवाब था सिराज उद्दौला, SIR, और ये है SUJ। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आया तो सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला दोनों आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो सुजाउद्दौला अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल एम्परर था, सक्सेसर था आलमगीर यानी कि औरंगजेब का, उसको मिलाता है अपने साथ। और फाइनली तीनों मिलकर अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पे 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में। लड़ाई काफ़ी खतरनाक हुई थी, ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं थी, एक दिन में इसका परिणाम आ गया था, लेकिन लड़ाई हुई थी काफ़ी खतरनाक। और लड़ाई में एक तरफ तो थे तीनों राजाओं की सेना, किसके किसके, तो सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की अलाइड कंबाइंड फोर्सेस। और दूसरी तरफ थे BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके सेनापति थे, कौन लीड कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो जो है खतरनाक वॉर जनरल, लड़ाई लड़ने में जो इसकी सक्षमता थी, रॉबर्ट क्लाइव भी उतनी इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इस समय जो है वो ब्रिटेन वापस चल गए थे, और भारत में इस वक्त रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। इसीलिए उनकी अनुपस्थिति में हेक्टर मुनरो को भेजा गया था, जिन्होंने लड़ी थी बक्सर की लड़ाई। तो खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में क्या होता है, जीत हो जाती है हेक्टर मुनरो की, और बुरी तरीके से हार जाती है अलाइड फोर्सेज जो रहती है तीनों राजाओं की। देखिए जो रिजल्ट था, रिजल्ट में क्या निकलता है, तो मीर कासिम जो है और उसकी सेना, उसके जो चेला चपाटी दोनों रहते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हरा दिए जाते हैं। इसके बाद मीर कासिम के बारे में कहा जाता है कि वो वहां से जान बचाकर भाग गया था, लेकिन जंगल में काफी दिन रहा, भूख प्यास से मर गया, या उसको शेर चीते खा गए होंगे। उसकी मृत्यु कैसी हुई इसके बारे में कोई रिकमेंडेड डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला है, इसलिए ये संदिग्ध बात है। और बाकी के जो दोनों राजा थे, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, उनके साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि की जाती है उन दोनों के साथ में। बुलाते हैं ब्रिटिशर्स, आओ भाई बहुत तुम लोग हीरो बन रहा था, चलो अब साइन करो जो बोलते हैं उस पर चुपचाप से। तो इलाहाबाद की ट्रीटी में बस यही हुआ था, कहने को संधि थी, लेकिन पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया था इन दोनों राजाओं के रूलर को। इनको बस शकल दिखाने के लिए राजा बना के छोड़ दिया गया था, और बाकी सारी ताकत, सारी जो व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, वो आ जाती है ब्रिटिशर्स के पास में। तो बक्सर की लड़ाई 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ खत्म होती है, और बिगनिंग होता है एक नया ब्रिटिश एम्पायर का भारत में। देखिए समझौते में क्या क्या हुआ था, तो नवाब सुजाउद्दौला के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें क्या क्या की फीचर्स थे। तो पहला था कि सुजाउद्दौला जो है उसको इलाहाबाद और कारा को जो है वो बोल दिया गया तुम मुगल एम्पायर शाह आलम को
सौंप दो। देखिए कितने खतरनाक, फूट डालो शासन करो की नीति। लड़ा खुद ब्रिटिशर्स ने, जीता ब्रिटिशर्स के द्वारा गया युद्ध। हेक्टर मुंडो की सेनापति थे जो, उनकी अगुवाई में युद्ध को जीत लिया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ, तो क्या कहते हैं शुजाउद्दौला को, अपना राज्य दे दो मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय को, जिससे इनके मन में भी उनके प्रति द्वेष हो जाए, और वो तो हार ही चुके थे, तो वो तो क्रोध से भरे हुए, उनको तो चाहिए था बस राज्य। तो इलाहाबाद और कारा दे दिया गया मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय को, और 50 लाख रुपए डिमांड किए गए, डिमांड क्या किए गए, ऑर्डर किए गए देने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि कौन देगा, तो शुजाउद्दौला देगा। क्यों देगा, तो लड़ाई हुई, लोग मरे, उनके भी लोग मरे, इनके भी मरे, खर्चा हुआ मेडिसिन में, सप्लाईज में, गोली बारूद चली, तो ब्रिटिशर्स ने कहा हमारा खर्चा हुआ है भैया 50 लाख रुपया, तुम दो, नहीं तो फिर युद्ध करो दोबारा। तो बेचारे हार तो गए थे, तो दे देते चुपचाप से 50 लाख रुपए। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स कहते हैं कि बनारस के जमींदार हुआ करते थे, नाम क्या था, तो नाम था बलवंत सिंह, उसको देनी पड़ती है जमींदारी राइट्स, किसके द्वारा, तो शुजाउद्दौला के द्वारा। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे, ये थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में शुजाउद्दौला ने जिन एग्रीमेंट्स पर साइन किया था वो। अब हम देखते हैं शाह आलम द्वितीय के साथ क्या एग्रीमेंट साइन हुई थी। तो सबसे पहले तो शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भाई तुम आओ, दिल्ली में तुम्हारा राजधानी था, रहता था दिल्ली में, तो बोला दिल्ली छोड़ो इलाहाबाद में आकर रहो। इलाहाबाद में क्यों आने बोलते हैं, तो सामने रहेगा, इस पे नजर रखे रह सकते हैं फिर ब्रिटिशर्स की कर क्या रहा है, कहीं दोबारा तो अटैक करने की योजना नहीं बना रहा है। तो पहला जो पॉइंट हुआ शाह आलम के साथ साइन किए गए एग्रीमेंट का, वो ये था कि इसको कहा गया इलाहाबाद में आकर रहो। इसके अलावा शाह आलम से जबरदस्ती ले लिया गया फरमान, जिसमें कि जो ग्रांट करता था दीवानी राइट्स बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स की। अब दीवानी राइट्स जो थी बंगाल के साथ साथ बिहार उड़ीसा के लिए भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया, जिसके लिए कहा तो था कि 26 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे, किसको, तो नवाब को, लेकिन दीवानी राइट्स रहेगी। लेकिन दीवानी राइट्स में क्या होता था, अब वो कहीं भी फोर्टिफिकेशन करे, कहीं भी ट्रेड करे, उसके लिए कोई ना कोई टैक्स देना है और ना किसी की परमिशन की जरूरत थी। ये काफी खतरनाक चीज हो गई थी हमारे भारत के लोगों के लिए, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स मनमर्जी काम कर सकते थे। और साथ ही साथ एक प्रोविजन था जो कि कंपनी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, कि नवाब जो है शाह आलम, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी रहेगी, आपकी आर्मी रहेगी नहीं, देश में जब भी कोई अटैक करेगा तो हम लोग उससे लड़ेंगे, आपको कभी जरूरत होगी सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो वो भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन स्टैंडिंग आर्मी जो है लोकल नहीं रहेगी, वो हमारी रहेगी। इसके लिए जो है 53 लाख में सौदा हुआ, कि 53 लाख इसकी फीस लेंगे ब्रिटिशर्स हर साल, और हालत कर दी खराब। क्योंकि देखिए देश की सबसे मजबूत चीज जो होती है, जिस पर कोई भी देश टिका होता है, वो होती है उसकी आर्मी। जब आर्मी ही दूसरे देश के हाथ में रहेगी, तब इंटरनल रिवॉल्ट चाहे आप कितने भी कर लीजिए, अगला जो पार्टी आया है जो काफी तानाशाह है, वो छोड़ थोड़ी के जाएगा तो नहीं देश, क्योंकि आर्मी ही उसकी है। तो ये थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा साइन की गई एग्रीमेंट इलाहाबाद की ट्रीटी में। देखिए फाइनल कंक्लूजन जो था बैटल ऑफ बक्सर का, वो क्या था, तो मीर कासिम की तो हार हो गई, उसको युद्ध के बाद भाग जाता जंगलों में, कैसे मरा किसी को पता नहीं चला। उसके बाद जो है कुछ दिन के लिए 1765 में बनता है मीर जाफर नवाब बंगाल का। और क्योंकि मीर जाफर भी एक बार पहले ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश कर चुका था, युद्ध उसके खिलाफ कर चुका था, बैटल ऑफ पलासी के बाद जिसको बनाया गया था नवाब, वो मीर जाफर था, लेकिन वो भी जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा था, इसलिए ब्रिटिशर्स उसको ज़्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं रखते हैं, और बहुत ही जल्द निज़ाम उद्दौला जो कि मीर जाफर का पुत्र था, 15 साल की उम्र थी उसकी, उसको बना दिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल का नवाब। क्यों बनाया जाता है, तो ब्रिटिशर्स देखते हैं, एक तो ये लोकल लोगों के मन में ये भावना नहीं है, कि वो सोचेंगे ठीक है इसका पिताजी राजा था तो इसको भी बना दिया, काफी अच्छी ब्रिटिशर्स की सोच है। और दूसरा, एज कम, 15 साल, बुद्धि नहीं, पॉलिटिक्स की नॉलेज कम थी, युद्ध करने की क्षमता कम थी। तो इसमें क्या है, ब्रिटिशर जो है वो अपने आप को सेफ समझते थे कि रिवॉल्ट नहीं हो पाएगा। तो ये पहला पॉइंट कंक्लूजन था। दूसरा जो था सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण, वो था ड्यूअल सिस्टम और ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो है दोहरी प्रणाली शुरू कर दी गई थी। अब इसमें क्या था, तो जो लोकल नवाब थे
वो केवल चेहरा दिखाने के लिए थे। बाकी जो मेन पावर होती थी वो रहती थी ब्रिटिशर्स के पास में, जिसको बोलते हैं दोहरी प्रणाली। जैसे हमारे आज के जो शासन व्यवस्था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास केवल एडमिनिस्ट्रेशन के राइट होते हैं, लेकिन जो मेन पावर होती है, रियल पावर, वो होती है प्रधानमंत्री के पास। तो वही सिस्टम चल गया था, एग्जीक्यूटिव पावर दिखाने के लिए नवाब, और मेन रियल पावर किसके हाथ में, तो ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ये थी बक्सर की लड़ाई के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और बक्सर की लड़ाई के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी होंगी। अगले वीडियो में हम अपनी इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर लिंक दिया गया है। इससे जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमें फॉलो कर सकते हैं और सारे पीडीएफ और हमारे लेक्चर्स के लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा फेसबुक पर हमारा पेज है एबी स्टडीज़ नाम का, आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको जो है हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सभी लेक्चर्स के मिलते रहेंगे और पीडीएफ वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडीज। थैंक यू।